Hello students, myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to lecture number 13 of electrochemistry. This will be an extraordinarily long lecture because this is an extraordinary important topic. The topic is 13 number and that is types of half cells slash electrodes. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम अलग अलग टाइप के हाफ सेल्स देखेंगे फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या फिर अलग अलग टाइप के जो इलेक्ट्रोड्स देखेंगे उनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 टाइप्स के हाफ सेल्स होते हैं। तो अभी हम सबसे फर्स्ट टाइप का हाफ सेल देख रहे हैं एंड दैट इज मेटल डैश मेटल आयन half cell. Metal dash metal ion half cell. In this type of half cell, the metal rod is dipped in a solution of the corresponding metal ion having concentration C molar. तो ये जो हाफ सेल है मतलब इसको हम कैथोड पे भी यूज कर सकते हैं, एनोड पे भी यूज कर सकते हैं। सो इस टाइप के हाफ सेल में द मेटल रॉड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेटल आयन। तो ये मेटल की रॉड है एम सॉलिड और इसको डिप करा है इन अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन को हमने रिप्रेजेंट किया है एम एन प्लस से, उसका ऑक्सीडेशन नंबर है एन प्लस। सो मेटल रॉड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन और मेटल आयन का कंसंट्रेशन कितना है सॉल्यूशन में? सी मोलर। सो दिस इज द असेंबली फॉर मेटल डैश मेटल आयन हाफ सेल। देखिए ये जो हाफ सेल अभी हमने देखा ये एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। सो द गिवन हाफ सेल when functions as anode can be represented as M solid slash Mn plus, concentration इसका मेंशन करना होगा C molar. The anodic half cell reaction is M solid goes to Mn plus aqueous plus N electrons, बैलेंस करने के लिए N electrons लिखने पड़ेंगे। इसका मतलब ये जो गिवन हाफ सेल है जब एनोड की तरह फंक्शन करेगा तो उस पे ये वाला रिएक्शन होगा। यही हाफ सेल अगर कैथोड की तरह फंक्शन करेगा तब द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाफ सेल व्हेन इट फंक्शंस एज कैथोड इज एम एन प्लस सी मोलर स्लैश एम एस and the cathodic half cell reaction is Mn plus aqueous plus N electrons gives M solid। तो ये हो जाएगा कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन। मतलब सेम टाइप का हाफ सेल आप एनोड पर भी यूज कर सकते हो, कैथोड पर भी यूज कर सकते हो। दोनों केस में रिप्रेजेंटेशन और रिएक्शन अलग अलग हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, now we will look at the examples of metal dash metal ion type half cells. So examples of this type of half cell when used as cathode are Cu2 plus Cu, Zn2 plus Zn, Ag plus Ag, Sn2 plus Sn, etc. The half cells or electrodes used in Daniell cell are of the metal dash metal ion type. Daniell cell में कैथोड पर क्या होता है Cu2 plus goes to Cu और एनोड पर क्या होता है Zn goes to Zn2 plus. So both of them are of the type metal dash metal ion. For such type of half cells, very active metals cannot be used. Very active metals जैसे कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स
उनको यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर. फॉर सच हाईली रिएक्टिव मेटल्स an amalgam of the metal in mercury is used instead of pure metal. तो अगर ऐसे हाईली एक्टिव मेटल्स हमें यूज करने हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, अगर ऐसे हाईली एक्टिव मेटल्स को यूज करना है तो उनका मर्क्यूरी में अमलगम बनाकर यूज किए जाते हैं. अमलगम इन मर्क्यूरी बनाने से क्या फायदा होता है? बेसिकली ये डाइल्यूट हो जाते हैं. मर्क्यूरी के होने की वजह से इन मेटल्स का अमाउंट डाइल्यूट हो जाता है और डाइल्यूट होने की वजह से अब वो वाटर के साथ उतने रिएक्टिव नहीं रहते हैं. सो अगर ऐसे हाईली एक्टिव मेटल्स को यूज करना भी है तो उनका मर्क्यूरी के साथ अमलगम बनाकर ही यूज किया जाता है. नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट गैस आयन टाइप हाफ सेल. आइए देखते हैं. In a gas ion half cell, a gas is bubbled into a solution of the gas ion. जैसे गैस हो गई H2, तो गैस आयन क्या होगा? H+. तो ये गैस आयन का सोल्यूशन है, यानी H+ का सोल्यूशन है और यहां से H2 पास करी है. So a gas is bubbled into a solution of the gas ion with a platinum rod having a sheet coated with platinum black being dipped in the gas ion solution. तो कुछ इस तरह का सेटअप है. ये एक इन्वर्टेड ट्यूब ली है. इस ट्यूब में ओपनिंग है, एक पाइप जा रहा है जिसके थ्रू हम गैस पास करते हैं इन द गैस आयन सोल्यूशन. फिर यहां पर एक प्लैटिनम की वायर पास करी है और प्लैटिनम वायर के एंड पर एक प्लैटिनम की रॉड लगी है जिसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग करी हुई है. सो देयर इज अ प्लैटिनम शीट और प्लैटिनम शीट के ऊपर प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग करी गई है. ऐसा क्यों? प्लैटिनम ब्लैक क्या करता है? प्लैटिनम ब्लैक गैस को अपने सरफेस पर ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है. तो आप जो भी गैस यहां से पास करोगे वो गैस ज्यादा इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी प्लैटिनम के सरफेस पर. फिर अब इसके आगे देखते हैं कि प्लैटिनम इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट. प्लैटिनम का काम क्या है? प्लैटिनम एक मेटल है, मतलब वो करंट को कंडक्ट कर सकता है. So platinum is used for making electrical contact because the gases are non-conducting. Gases तो करंट कंडक्ट करेंगी नहीं, इसलिए platinum यूज किया जाता है. And also the platinum do not react with gas ions as it is an unreactive metal. तो प्लैटिनम ही क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि प्लैटिनम गैस आयन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा एज इट इज एन अनरिएक्टिव मेटल. तो प्लैटिनम का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करना. यहां पर जो भी चार्जेस डेवलप होंगे उनको वायर के थ्रू कंडक्ट करने का काम कौन करेगा? प्लैटिनम. तो प्लैटिनम ब्लैक इज यूज्ड ओवर द प्लैटिनम शीट which gives it a large surface area for the absorption of gases. तो ये जो प्लैटिनम शीट है इसके ऊपर हम प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग कर देते हैं. प्लैटिनम ब्लैक का सरफेस एरिया ज्यादा होता है और इस वजह से गैसेस ज्यादा इजीली इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है. अभी तक हमने ये देख लिया कि जो गैस आयन हाफ सेल होता है वो दिखता कैसा है, यानी उसकी असेंबली कैसे होती है. अब हम बात करेंगे कि यहां पर जो रिएक्शंस होते हैं उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो कोई भी हाफ सेल कैथोड की तरह भी काम कर सकता है और एनोड की तरह भी काम कर सकता है. द गिवन हाफ सेल व्हेन फंक्शंस एज एनोड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज
Pt स्लैश गैस, गैस का प्रेशर लिखना होगा PATM स्लैश गैस आयन, और गैस आयन है तो उसका कंसंट्रेशन लिखना होगा C मोलर। तो इस तरह से गैस डैश गैस आयन हाफ सेल रिप्रेजेंट होता है अगर वो एनोड की तरह फंक्शन कर रहा है। लेट अस कंसिडर अ हाइड्रोजन गैस हाफ सेल functioning as anode. It is represented as Pt slash H2, प्रेशर दिया है PATM, और H2 का आयन क्या होगा H प्लस, तो H प्लस का कंसंट्रेशन लिखना होगा C मोलर। So this is the representation of a hydrogen gas half cell when it is functioning as anode. वहीं अगर एनोडिक रिएक्शन की बात करी जाए तो रिएक्शन क्या लिखेंगे हम? So the anodic half cell reaction is the anodic half cell reaction is, यहां हम लिखेंगे H2, और जो H2 गैस है वो प्लैटिनम के ऊपर एड्सॉर्ब हुई है, तो H2 ब्रैकेट में लिख देंगे प्लैटिनम गोज टू 2H प्लस, H प्लस को लिखेंगे एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स H2 ने छोड़े हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर जाएंगे? प्लैटिनम की शीट पर, और फिर वो प्लैटिनम की वायर से होते हुए दूसरे हाफ सेल में चले जाएंगे। सो दिस इज हाउ द एनोडिक हाफ सेल कैन बी रिटन। अलावा हम और भी गैसेस को यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द क्लोरीन गैस हाफ सेल व्हेन फंक्शंस एज एनोड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Pt स्लैश Cl2, Cl2 का प्रेशर लिखेंगे PATM स्लैश Cl माइनस C मोलर, and the anodic half cell reaction is 2Cl minus goes to Cl2 plus 2 electrons. ऑक्सीजन गैस से भी हम हाफ सेल बना सकते हैं। The oxygen gas half cell when functions as anode can be represented as Pt slash O2, प्रेशर लिखा है PATM स्लैश OH माइनस C मोलर, and the anodic half cell reaction is 2OH minus gives us half O2 plus H2O plus 2 electrons. So this is the anodic half cell reaction. ये जो गैस डैश गैस आयन हाफ सेल है वो कैथोड की तरह भी तो फंक्शन कर सकता है। So the gas dash gas ion half cell when functions as cathode can be represented as gas ion, concentration उसका लिखेंगे C molar slash gas pressure PATM slash platinum. So this is the representation when it functions as cathode. Let us consider a hydrogen half cell functioning as कैथोड। इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसा होगा, H प्लस C मोलर स्लैश H2, प्रेशर उसका लिखेंगे PATM स्लैश प्लैटिनम, एंड द कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन इज 2H plus aqueous is taking 2 electrons from platinum and it is producing H2 gas, और जो H2 गैस प्रोड्यूस होगी वो भी प्लैटिनम शीट पर एड्सॉर्ब हो जाएगी, तो उसके साथ भी हमने ब्रैकेट में प्लैटिनम लिख दिया है। द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड when the concentration of H plus ion is 1 molar and the pressure of H2 gas
is 1 atm. The standard hydrogen electrode, जिसको हम SHE भी कहते हैं, functions as reference electrode and is used for the measurement of standard reduction potentials of other half cells or couples. So हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं, और जो बाकी हाफ सेल्स हैं या जो अदर कपल्स आर देयर, उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया जाता है विथ रेफरेंस टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका ईएमएफ हम जीरो लेकर चलते हैं. स्टैंडर्ड ईएमएफ यानी इसका ई नॉट हम जीरो लेकर चलते हैं, और इसके रेफरेंस में जो दूसरे इलेक्ट्रोड्स हैं या जो दूसरे हाफ सेल्स हैं, उनका ई नॉट वैल्यूज निकाली जाती है. सो दिस हैज अ वेरी स्पेशल प्लेस. ये बात हमें याद रखनी चाहिए. हाइड्रोजन को रेफरेंस में रखते हुए हम दूसरे कपल्स के लिए या दूसरे हाफ सेल्स के लिए ई नॉट की वैल्यूज निकालते हैं, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज निकालते हैं. The standard reduction potential values obtained in this manner are arranged in the decreasing order to give electrochemical series. Standard reduction potential values को हम arrange करते हैं in decreasing order, और ऐसा करने से हमें electrochemical series obtain होती है. We will be looking at redox half cell. So this is the third type of हाफ सेल या थर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड जिसको हम स्टडी करेंगे. इन रेडॉक्स हाफ सेल, अ प्लैटिनम रॉड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन containing two different oxidation states of a metal ion. तो एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मेटल आयन प्रेजेंट है, और उस सॉल्यूशन के अंदर एक प्लैटिनम की रॉड डिप करके रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल MN1 प्लस एंड MN2 प्लस, सच दैट N2 इज ग्रेटर देन N1. रेडॉक्स हाफ सेल की असेंबली हम देखना चाहें तो इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं. यहां पर बेसिकली एक कंटेनर है. इस कंटेनर में हमने एक प्लैटिनम की रॉड डिप करी है एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें मेटल की दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्रेजेंट हैं, यानी मेटल N1 प्लस और N2 प्लस इस तरह से दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट है. तो ऐसे हाफ सेल को हम कहते हैं रेडॉक्स हाफ सेल, और दोनों ही आयंस का हमें कंसंट्रेशन मेंशन करना होगा. तो एक का कंसंट्रेशन लिख दिया हमने C1 मोलर और दूसरे का C2 मोलर. सो सच अ हाफ सेल इज कॉल्ड एज अ रेडॉक्स हाफ सेल. तो नाउ देखिए, द गिवन हाफ सेल व्हेन फंक्शंस एज एनोड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज PT/MN1 प्लस कॉमा MN2 प्लस. यहां पर दोनों ही मेटल आयंस हैं, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर है. तो दोनों आयंस है, मतलब दोनों का ही कंसंट्रेशन मेंशन करना पड़ेगा. सो सपोज इसका कंसंट्रेशन है C1 मोलर और इसका कंसंट्रेशन है C2 मोलर, एंड द एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन इज MN1 प्लस goes to MN2 plus plus N2 minus N1 electrons are released. आगे देखते हैं. The redox half cell when functions as cathode can be represented as MN2 plus comma MN1 plus, यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है. इसका कंसंट्रेशन भी मेंशन करना होगा और इसका कंसंट्रेशन भी मेंशन करना होगा /PT.
and the cathodic half cell reaction is MN2 plus N2 minus N1 electrons gives MN1 plus. Let's look at the examples of redox half cells. Examples of this type of half cell when used as anode are Pt slash Cr2 plus कॉमा Cr3 प्लस. दोनों का कंसंट्रेशन मेंशन करेंगे हम. Cr2 प्लस का C1 मोलर और Cr3 प्लस का C2 मोलर. और एग्जांपल्स हो सकते हैं Pt स्लैश Fe2 प्लस C1 मोलर कॉमा Fe3 प्लस C2 मोलर. अनदर एग्जांपल Pt स्लैश Sn2 प्लस C1 मोलर कॉमा Sn4 प्लस C2 मोलर. तो ऐसे जो हाफ सेल्स होते हैं, यानी जो रेडॉक्स हाफ सेल्स होते हैं, इन सच हाफ सेल्स द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर बोथ मेटल आयंस. दोनों ही आयंस होते हैं इन सच हाफ सेल्स. और सिंस दोनों आयंस होते हैं, इसलिए हम यहां पर प्लैटिनम यूज करते हैं टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट. यानी इलेक्ट्रोड में जो मेटल रॉड होती है वो किसकी होती है? प्लैटिनम की. नाउ लेट अस लुक एट अ फ्यू मोर थिंग्स. redox half cell can also be made with organic molecules that can exist in two different oxidation states. तो redox half cell हम ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से भी बना सकते हैं जो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. अ कपल ऑफ हाइड्रोक्विनोन QH2 and quinone Q forms a redox half cell. हाइड्रोक्विनोन और क्यूनॉन ये दोनों मिलकर एक रेडॉक्स हाफ सेल बनाते हैं. आइए देखते हैं किस तरह से. ये वाला जो रेडॉक्स हाफ सेल है जो इन दोनों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, हाइड्रोक्विनोन और क्यूनॉन से, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. इट्स रिप्रेजेंटेशन व्हेन इट फंक्शंस एज एनोड इज Pt स्लैश QH2 1 मोलर कॉमा Q 1 मोलर कॉमा H प्लस C मोलर. एंड द एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन इज, ये होता है हाइड्रोक्विनोन इस तरह से और ये होता है क्यूनॉन. अगर बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को तो यहां पर हम लिखेंगे 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज द हाइड्रोक्विनोन क्यूनॉन रेडॉक्स हाफ सेल. हाइड्रोक्विनोन को हम QH2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्यूनॉन को हम Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन को शॉर्ट में इस तरह से भी लिखा जा सकता है. QH2 gives Q plus 2H plus 2 electrons. So this is a redox half cell involving organic molecules. कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं? हाइड्रोक्विनोन और क्यूनॉन. स्टूडेंट्स, ये वाला जो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है जो क्यूनॉन और हाइड्रोक्विनोन से मिलकर बना है, दिस रेडॉक्स इलेक्ट्रोड हैविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड क्विनहाइड्रॉन इलेक्ट्रोड बिकॉज ऑफ द चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बिटवीन क्यूनॉन एंड हाइड्रोक्विनोन. क्यूनॉन और हाइड्रोक्विनोन दोनों मिलकर एक चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्विनहाइड्रॉन. तो इस वजह से इस इलेक्ट्रोड को क्विनहाइड्रॉन इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है. द नेक्स्ट टाइप ऑफ हाफ सेल एंड दैट इज मेटल डैश insoluble metal salt dash anion half cell. Metal dash insoluble metal salt dash anion.
हाफ सेल। तो ये वाला जो हाफ सेल है, इसमें मेटल का एक इनसल्यूबल सॉल्ट लिया जाता है। जैसे मान लीजिए मेटल है सिल्वर, तो मेटल का इन सिल्वर का एक इनसल्यूबल सॉल्ट क्या हो सकता है? AgCl। Ag का एक इनसल्यूबल सॉल्ट कौन सा होता है? AgCl। AgBr भी होता है, AgI भी होता है, Ag2CrO4 भी होता है, बहुत सारे होते हैं। पर एक मेटल लेना है और उस मेटल का इनसल्यूबल सॉल्ट लेना है और अनायन लेना है। Let us take an example of such a half cell which functions as cathode as Cl minus slash AgCl slash Ag। तो यहां पर ये सिर्फ कैथोड का रिप्रेजेंटेशन है, Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag। AgCl में जो Ag है वो +1 पर है और Ag में 0 पर है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। पर इसको हम Ag प्लस करके नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक इनसल्यूबल मेटल सॉल्ट है, इसलिए आप इसको Ag प्लस नहीं लिख सकते हो, आपको पूरा AgCl ही लिखना पड़ेगा। So this is how this half cell is represented, Cl minus slash AgCl slash Ag। देखते हैं कि इस तरह का हाफ सेल कैसे बनता है। The assembly of this half cell is made by dipping a rod of silver coated with a paste of saturated AgCl at the bottom। एक सिल्वर की रॉड है जिसके बॉटम पर सैचुरेटेड AgCl का पेस्ट लगा दिया जाता है और इस रॉड को डिप करते हैं हम इन अ सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, NaCl और HCl। The cation part in the electrolyte must have standard reduction potential less than the standard reduction potential of the cation of the metal salt। इस बात का मतलब क्या है कि यहां जो इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज KCl इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट में जो कटायन होगा वो कौन होगा? K+। तो K+ का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो Ag+ से तो कम होता है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। Ag+ का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, यानी Ag+ रिड्यूस होगा, K+ रिड्यूस नहीं होगा। जब दोनों कटायंस की अगर बात करी जाए, AgCl में कौन सा कटायन है? Ag+, और इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा कटायन है? K+, Na+ या H+। इन तीनों से ही ज्यादा इजीली कौन रिड्यूस होता है? Ag+। इसलिए इन तीनों में से किसी को भी हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है, सारा सेटअप क्लियर है। अब इसी सेटअप को एक बार डायग्राम के थ्रू भी हम देखेंगे। तो देखिए, ये जो मेटल डैश इनसल्यूबल मेटल सॉल्ट डैश अनायन टाइप का हाफ सेल है, वो कैसा दिखता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हम एक सिल्वर की रॉड लेते हैं, उस सिल्वर की रॉड के नीचे AgCl का पेस्ट लगाते हैं, सैचुरेटेड AgCl का पेस्ट लगाते हैं। यह है सिल्वर की रॉड। इस रॉड को डिप कर देते हैं इन अ सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक इलेक्ट्रोलाइट सच एज KCl, NaCl और HCl। अब K+, Na+ और H+ ये तो रिड्यूस होंगे नहीं क्योंकि इनकी जगह तो Ag+ रिड्यूस होगा, तो ये ऐसे ही बैठे रहेंगे। बेसिकली यहां पर जो अनायन है उसका कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। Cl- का कंसंट्रेशन है लेट अस से C मोलर। तो इस रॉड को हमने डिप कर दिया इन अ सॉल्यूशन जहां पर Cl- का कंसंट्रेशन कितना है? C मोलर। So this is called as metal dash
insoluble metal salt dash anion half cell। और कैथोड के लिए इसका रिप्रेजेंटेशन एक और बार देखिए, इसका रिप्रेजेंटेशन हमने कैसे लिखा था? फॉर कैथोड Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag। कई बार स्टूडेंट्स को इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये कैसा नोटेशन लिखा है, ये हाफ सेल का नोटेशन है, सिर्फ कैथोड अकेले का नोटेशन है ये। तो समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि ऐसा नोटेशन किस तरह से लिखा गया। तो देखिए, कोई भी नोटेशन जब आप लिखते हो ना, तो आप लेफ्ट से राइट जाते हो। तो इस कैथोड का अगर हमें नोटेशन लिखना है तो भी हम लेफ्ट से राइट जाएंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा? Cl माइनस, क्योंकि इस सॉल्यूशन में Cl माइनस है, तो सबसे पहले आया Cl माइनस, इसलिए सबसे पहले लिखा गया Cl माइनस। फिर आया AgCl का पेस्ट, तो उसके बाद लिखा AgCl, और AgCl के पेस्ट के अंदर कौन है? Ag, तो इसलिए सबसे लास्ट में किसको लिखा? Ag। कैथोड का है ये, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि Ag प्लस से Ag में जा रहा है। और नोटेशन इस तरह से कैसे लिखा? बिकॉज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले Cl माइनस आएगा, इसलिए सबसे पहले Cl माइनस लिखा, फिर AgCl का पेस्ट आएगा, तो इसलिए AgCl लिखा, और फिर Ag आएगा, तो लास्ट में Ag लिखा है। इस पेस्ट के अंदर ही है ना Ag, बाहर पेस्ट लगा हुआ है, अंदर सिल्वर की रॉड है, तो इसलिए लास्ट में लिखा सिल्वर। सो दिस इज द असेंबली फॉर मेटल डैश insoluble metal salt डैश anion half cell। मेटल है सिल्वर, insoluble metal salt है AgCl, और अनायन है Cl माइनस। ये नेक्स्ट इज कि हमें इस हाफ सेल में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी बात करनी है। तो यहां पर रिएक्शन सोचिए क्या हो रहा होगा। AgCl में Ag जो है वो +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर कैथोड की बात करी जाए तो कैथोड पर Ag +1 से 0 पर जाएगा। पर ये इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि AgCl इज अ स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट या फिर इनसोल्यूबल सॉल्ट है ये। तो अगर हम बात करते हैं कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शंस की, तो सबसे पहले हमें यहां पर एक इक्विलिब्रियम दिखाना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम शोज कि Ag प्लस और Cl माइनस ये कंप्लीटली नहीं बन रहे हैं। ये जो AgCl है ये कंप्लीटली Ag प्लस और Cl माइनस नहीं दे रहा, यहां पर एक इक्विलिब्रियम है। और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होता है उसकी वैल्यू भी काफी कम होती है। इसका मतलब ये वाला रिएक्शन बैकवर्ड्स की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होता है। इससे Ag प्लस और Cl माइनस जो आते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में आते हैं। तो पहला स्टेप हमें ये लिखना होगा कि AgCl डिसोसिएट्स इनटू Ag प्लस एंड Cl माइनस। अब जो थोड़ा बहुत Ag प्लस आएगा इस AgCl से, वो Ag प्लस अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बना देगा? Ag सॉलिड। यानी अगर नेट सेल रिएक्शन की बात करी जाए, कैथोड पर जो नेट रिएक्शन हो रहा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन ऐड दीज टू। नेट सेल रिएक्शन एट कैथोड इज AgCl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। AgCl कैसा है? सॉलिड, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग अस Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। तो ये तो सिर्फ कैथोड का रिएक्शन हुआ। क्या बातें क्लियर है? पहली बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि AgCl ये पूरा का पूरा Ag प्लस में नहीं टूटता, इससे तो Ag प्लस बहुत ही कम अमाउंट में आता है। जो थोड़ा बहुत Ag प्लस आएगा वो रिड्यूस होगा और Ag देगा। तो अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करनी है तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, एंड दिस इज द नेट सेल रिएक्शन which is taking place at the cathode। कैथोड पे जो नेट रिएक्शन हो रहा है
वो क्या हो रहा है, AgCl is taking 1 electron and giving us Ag plus Cl minus। अब अगर इस नेट सेल रिएक्शन पर हम नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें, नेट कैथोडिक सेल रिएक्शन पर अगर हम नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें, अप्लाइंग नर्न्स्ट इक्वेशन टू द नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, तो हमें क्या मिलेगा, नर्न्स्ट इक्वेशन कहती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, और सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag। सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, फिर से सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT बाय NF, और यहां पर N कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब N है 1, तो माइनस RT बाय F ln। अब देखिए AgCl भी सॉलिड है और Ag भी सॉलिड है, तो सॉलिड्स तो कंसंट्रेशन टर्म्स में अपीयर नहीं होंगे, सिर्फ कौन अपीयर होगा, Cl माइनस, तो माइनस RT बाय F ln कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ये हो जाएगी नर्न्स्ट इक्वेशन इस हाफ सेल के लिए। यहां पर AgCl and Ag do not appear in the concentration terms, do not appear in the concentration terms as they are pure solids, as they are pure solids। सो ये हो जाएगी नर्न्स्ट इक्वेशन इस कैथोड पे होने वाले हाफ सेल रिएक्शन के लिए। अभी हमने देखा कि इसके लिए नर्न्स्ट इक्वेशन किस तरह से लिखी जाती है। नाउ इफ वी आर गिवन E नॉट Ag प्लस स्लैश Ag, concentration of Cl minus and Ksp of AgCl, ये तीन चीजें अगर हमें गिवन है, E नॉट ऑफ Ag प्लस स्लैश Ag, concentration of Cl minus and Ksp of AgCl, how can we calculate the half cell potential for this reaction? हाफ सेल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, E Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन क्या हो रहा है, AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। तो इस हाफ सेल रिएक्शन के लिए हम हाफ सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। मोर स्पेसिफिकली हमारा क्वेश्चन ये है कि इन नर्न्स्ट इक्वेशन कैन E नॉट Ag प्लस स्लैश Ag बी रिप्लेस्ड फॉर E नॉट Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag। जैसा अभी हमने नर्न्स्ट इक्वेशन में E नॉट में क्या एक्सप्रेशन लिखा था, E नॉट ऑफ Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag। अब इसकी E नॉट वैल्यूज तो हमें नहीं दी रहती है ना, बहुत सारी E नॉट वैल्यूज हमें दी रहती हैं, जैसा हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं, पर इस सेल का यानी इस रिएक्शन की E नॉट वैल्यू तो हमें नहीं दी रहती है।
पर इसकी ई नॉट वैल्यू तो हमें दी होती है। तो क्या नर्न्स्ट इक्वेशन में ई नॉट ऑफ सी एल माइनस स्लैश ए जी सी एल स्लैश ए जी की जगह हम ई नॉट ऑफ ए जी प्लस स्लैश ए जी लिख सकते हैं? लेट अस सी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी। तो अगर हम कैथोड की बात करें तो सबसे पहले AgCl सॉलिड ये ब्रेक होगा Ag प्लस और Cl माइनस में। इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो Ksp के बराबर होगा, और इस रिएक्शन का जो डेल्टा G नॉट होगा वो हम लिख सकते हैं माइनस RT ln Ksp। फिर जो Ag प्लस बना वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड पर और Ag सॉलिड बना देगा। इस रिएक्शन का जो डेल्टा G होगा, डेल्टा G2 नॉट, उसको हम लिखेंगे माइनस NF E नॉट, और N तो 1 है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो डेल्टा G नॉट हो जाएगा माइनस F E नॉट Ag प्लस स्लैश Ag। तो ये दो रिएक्शंस को अगर आप ऐड करोगे तो आपको ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा जो कैथोड पर हो रहा है। कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है? AgCl solid plus electron is giving us Ag solid plus Cl minus। और इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा G नॉट होगा, डेल्टा G3 नॉट, वो होगा माइनस NF E नॉट। N तो यहां पर भी 1 ही है। E नॉट को हम कैसे दिखाएंगे इस रिएक्शन के लिए? E नॉट वुड बी E नॉट ऑफ Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag। यानी ये जो रिएक्शन है ये बता रहा है द ओवरऑल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एट कैथोड फॉर द मेटल डैश इनसोल्यूबल मेटल सॉल्ट डैश अनायन टाइप हाफ सेल। अभी तक जो आप रिएक्शंस देखते थे कैथोड पे या एनोड पे वो थोड़े इजियर रिएक्शंस होते थे। इस केस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये रिएक्शन दो स्टेप में हो रहा है। पहले AgCl टूटता है, फिर Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर Ag सॉलिड बनाता है। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस एट कैथोड। और इस ओवरऑल रिएक्शन के लिए जो डेल्टा G3 नॉट है वो होगा माइनस F E नॉट Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमें इन तीनों रिएक्शंस को देखकर हेस लॉ लगाकर हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G3 नॉट। तो इट इज एविडेंट दैट डेल्टा G2 नॉट इज नॉट इक्वल टू डेल्टा G3 नॉट। ये दोनों इक्वल नहीं है, एज डेल्टा G1 नॉट इज नॉट जीरो। डेल्टा G1 नॉट तो जीरो नहीं है, इसका मतलब डेल्टा G2 नॉट और डेल्टा G3 नॉट ये दोनों इक्वल नहीं है। thus E नॉट Ag प्लस स्लैश Ag is not equal to E नॉट Cl minus slash AgCl slash Ag, and we cannot replace E नॉट Cl minus slash AgCl slash Ag by E नॉट Ag प्लस स्लैश Ag। तो हम इसको इससे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। तो फिर अब हम सोचेंगे कि क्या करा जा सकता है, व्हाट इज द वे। आगे देखते हैं। अब आगे देखिए। सो बट यूजिंग हेस लॉ वी कैन कैलकुलेट E नॉट Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag। हेस लॉ का यूज करते हुए हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ हम लिखेंगे डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G3 नॉट। डेल्टा G1 नॉट को लिखा जा सकता है माइनस RT ln Ksp। डेल्टा G2 नॉट को लिखा जा सकता है माइनस F E नॉट Ag प्लस
स्लैश Ag, और डेल्टा G3 नॉट को लिखा जा सकता है माइनस एफ ई नॉट Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag। अब अगर पूरी इक्वेशन को हम माइनस एफ से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय माइनस एफ गिव्स, पूरी इक्वेशन को माइनस एफ से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर टी बाय एफ ln KSP प्लस ई नॉट Ag प्लस स्लैश Ag इज इक्वल टू ई नॉट Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag। तो अब हम देख सकते हैं कि फाइनली हमें ई नॉट ऑफ Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag इसकी वैल्यू मिल गई, और ये कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू आर टी बाई एफ ln KSP प्लस ई नॉट Ag प्लस स्लैश Ag। अब ये जो ई नॉट की वैल्यू आई है, इसको नर्न्स्ट इक्वेशन में हम डालेंगे और हमें रिडक्शन पोटेंशियल यानी E मिल जाएगा फॉर दिस सेल। तो अब दैट विल बी अवर नेक्स्ट स्टेप। और मैं आपको वापस से रिवाइज करा देता हूं कि हम क्या करना चाह रहे थे इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा ओवरऑल सेल रिएक्शन है। इस ओवरऑल सेल रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल हमें निकालना था। रिडक्शन पोटेंशियल यानी E ऑफ Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag, ये हमें निकालना था। नर्न्स्ट इक्वेशन लगाई पहले हमने और बोला ये किसके बराबर होगा, ये होगा ई नॉट ऑफ Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag माइनस आर टी बाई एफ ln, अब यहां पर Ag और AgCl दोनों सॉलिड्स हैं तो वो नर्न्स्ट इक्वेशन के एक्सप्रेशन में आएंगे नहीं, सिर्फ Cl माइनस आएगा। तो यहां पर लिख दिया था हमने Cl माइनस का कंसंट्रेशन। और अब हमें प्रॉब्लम क्या थी कि ये ई नॉट की वैल्यू नहीं पता थी, ये निकालना है तो ई नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए, और ई नॉट की वैल्यू हमने इस तरह से निकाली थी बाय यूजिंग हेस लॉ। तो अब जो ई नॉट की वैल्यू हमने निकाल ली है उसको यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें ई सेल कितना मिल जाएगा, E ऑफ Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag, ये कितना हो जाएगा, ई नॉट की जगह ये वैल्यू लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा ई नॉट ऑफ Ag प्लस स्लैश Ag प्लस आर टी बाई एफ ln KSP माइनस आर टी बाई एफ ln कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। सो इस तरह से हमने रिडक्शन पोटेंशियल ऑब्टेन कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ Ag प्लस स्लैश Ag माइनस आर टी बाई एफ ln concentration of Cl minus upon KSP. So this is the expression for reduction potential. E Cl minus slash AgCl slash Ag, यानी मेटल
डैश इनसोल्यूबल मेटल सॉल्ट डैश अनायन टाइप का जो हाफ सेल है उसके रिडक्शन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाएगा। अब अगर आपको ई नॉट एजी प्लस स्लैश एजी की वैल्यू दी हुई है, Cl माइनस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है और KSP ऑफ AgCl दिया हुआ है, तो इन वैल्यूज की मदद से हम रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। मैंने यहां पे लिख भी दिए कि ये सारी वैल्यूज अगर हमें दी हैं, यानी ई नॉट ऑफ Ag प्लस स्लैश Ag दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस दिया हुआ है और KSP ऑफ AgCl हमें दिया हुआ है, then the reduction potential ECl minus slash AgCl slash Ag for the reaction AgCl solid plus electron goes to Ag solid plus Cl minus can be calculated। और ये सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी रहेंगी जिनकी मदद से आप इस रिएक्शन का ई सेल निकाल पाएंगे। Here is a question. Can you figure out any other method to get E of Cl minus slash AgCl slash Ag provided E naught of Ag plus slash Ag, KSP of AgCl and concentration of Cl minus are given? तो कोई और मेथड आप सोच सकते हैं? एक बार सोचिए और उसके बाद मैं आपको सेकेंड मेथड दिखाता हूं जिसकी मदद से हम ECl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag निकाल सकें। लेट अस लुक एट द सेकेंड मेथड। अब देखिए, फिर से हम सारे रिएक्शंस पहले लिख देते हैं। सबसे पहले रिएक्शन क्या हो रहा है, AgCl सॉलिड, ये टूट रहा है Ag प्लस और Cl माइनस में, फिर Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर Ag सॉलिड बना रहा है। ओवरऑल रिएक्शन की बात करी जाए जो कैथोड पे हो रहा है, तो वो कैसे मिलेगा, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करके, यानी ओवरऑल रिएक्शन इज AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। So this is the overall reaction which is taking place at cathode. अब हम एक काम करेंगे कि लास्ट मेथड में हमने तीनों रिएक्शंस का डेल्टा जी नॉट लिखा था, पर अब हम तीनों रिएक्शंस का डेल्टा जी लिखेंगे। यही अंतर है इस मेथड में। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिएक्शन है उसका डेल्टा जी कितना होगा, उसका डेल्टा जी होगा 0। डेल्टा जी नॉट तो 0 नहीं होगा, डेल्टा जी नॉट होता है माइनस RT/ln KSP, पर डेल्टा जी इज 0। याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी इज 0। सो इस रिएक्शन का डेल्टा G1 हमने लिख दिया एज 0। ये जो दूसरा रिएक्शन है इसका डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा G2 इज इक्वल टू माइनस NFE। लास्ट मेथड में हमने लिखा था डेल्टा G2 नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट, यहां पर लिख रहे हैं डेल्टा जी, तो डेल्टा जी क्या होगा, माइनस NFE, और n तो 1 ही है तो n की जगह 1 लिख दिया, यानी डेल्टा G2 इज इक्वल टू माइनस FE Ag प्लस स्लैश Ag। ओवरऑल रिएक्शन की बात की जाए तो ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा G3 इज इक्वल टू माइनस NFE, n यहां पर भी 1 है, और E कितना है, ओवरऑल रिएक्शन का जो E है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डेल्टा G3 इज इक्वल टू माइनस FE Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag। सो ये तीन रिलेशंस आ गए अब हमारे पास, तीनों का डेल्टा जी हमने लिख दिया है। अब अगर हेस लॉ लगाते हैं तो यूजिंग हेस लॉ डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 इज इक्वल टू डेल्टा G3, पर डेल्टा G1 तो 0 है, यानी डेल्टा G2 इज इक्वल टू डेल्टा G3। डेल्टा G2 और डेल्टा G3 अगर सेम है, इसका मतलब दोनों E वैल्यूज भी क्या है, सेम है, यानी E ऑफ Ag प्लस स्लैश Ag इज इक्वल टू E ऑफ
Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag, यानी इन दोनों रिएक्शंस का रिडक्शन पोटेंशियल सेम है, पर दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सेम नहीं है। वो हमने लास्ट मेथड में देखा था कि इन दोनों का E नॉट सेम नहीं था, पर दोनों का E क्या है, दोनों का E सेम है। अब इसी को यूज करेंगे हम इस वैल्यू को निकालने के लिए। अगर हम रिएक्शन नंबर 2 के ऊपर नर्न्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, E ऑफ Ag प्लस स्लैश Ag is equal to E naught of Ag plus slash Ag minus RT by F ln 1 upon concentration of Ag plus. Let us call it equation number 4. और फिर from the reaction number 1 we can write Ksp is equal to concentration of Ag plus into concentration of Cl minus, यानी Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया, Ksp अपॉन Cl माइनस। अब Ag प्लस की जो वैल्यू आई है उसको अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर दें, Ag प्लस की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें E ऑफ Ag प्लस स्लैश Ag मिल जाएगा। और E ऑफ Ag प्लस स्लैश Ag यही तो हमें चाहिए, क्योंकि E ऑफ Ag प्लस स्लैश Ag इज इक्वल टू E ऑफ Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag। तो और कुछ नहीं करना है, बस Ag प्लस की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करनी है। सो ये ज्यादा इजी मेथड है। आइए अब वही करते हैं हम। सो इक्वेशन 4 कैन बी री रिटन एज 10 equation 4 can be rewritten as तो देखिए आप पाएंगे ये ज्यादा इजी तरीका है। इक्वेशन 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, E ऑफ Ag प्लस स्लैश Ag ये है E ऑफ Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag। ये बात हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों E की वैल्यूज क्या है, सेम ही है। तो E ऑफ Ag प्लस स्लैश Ag की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E ऑफ Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag भी लिख सकते हैं। और यही तो डिजायर्ड है, यही तो चाहिए हमें। इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं और Ag प्लस की जगह हम क्या लिख देंगे, Ksp अपॉन Cl माइनस 1 अपॉन Ag प्लस है, मतलब ये क्या हो जाएगा, concentration of Cl minus upon Ksp. So this is the desired equation. इस तरह से आप E of Cl minus slash AgCl slash Ag निकाल सकते हैं। सिंपल लॉजिक है, ये ज्यादा अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। लॉजिक क्या यूज किया कि दोनों रिएक्शंस, रिएक्शन नंबर 2 और रिएक्शन नंबर 3, उन दोनों का E नॉट तो सेम नहीं होगा, पर दोनों का E जरूर सेम होगा, जैसा कि हमने प्रूव किया था। दोनों का E सेम होगा तो इसकी जगह ये लिख दिया, और Ag प्लस का जो कंसंट्रेशन आ रहा था उसको रिप्लेस कर दिया Ksp अपॉन Cl माइनस। So hopefully this method is clear to you. Now we will do a question based upon metal dash insoluble metal salt dash anion type half cell. अब देखिए क्वेश्चन करने के पहले थोड़ा सा और पार्ट देख लेते हैं। एक एग्जांपल ऑफ वन मोर half cell of this type. Another metal dash insoluble metal salt dash anion half cell is calomel electrode, which is also used as a reference electrode. जैसे SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं, उसी तरह से कैलोमल इलेक्ट्रोड को भी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है। When calomel half cell
इज यूज्ड एज अ कैथोड, कैथोड की तरह भी यूज कर सकते हैं, एनोड की तरह भी यूज कर सकते हैं. व्हेन कैलोमल हाफ सेल is used as cathode, it is represented as Cl minus slash Hg2Cl2 slash Hg. Cl minus का concentration ब्रैकेट में हम लिख देंगे C molar. So this is the representation of calomel electrode when it is used as cathode. Cl minus slash Hg2Cl2 slash Hg. तो ये भी इसी टाइप का है, मेटल डैश इनसोल्यूबल मेटल सॉल्ट डैश अनायन. यहां पर मेटल कौन है? Hg. इनसोल्यूबल मेटल सॉल्ट कौन है? Hg2Cl2. और अनायन कौन है? Cl माइनस. एंड द कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन इज, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है? Hg2Cl2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स gives 2 Hg, और Hg क्या होगा? प्योर लिक्विड. So it gives 2 Hg plus 2 Cl minus. So this is the cathodic half cell reaction for calomel electrode. तो यहां पर थ्योरी खत्म होती है मेटल डैश इनसोल्यूबल मेटल सॉल्ट डैश अनायन टाइप के हाफ सेल्स की. अब इसके बेस्ड पर लेट अस डू अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन द मेटल डैश इनसोल्यूबल मेटल सॉल्ट डैश अनायन टाइप हाफ सेल. यहां पर हमें दिया है द KSP ऑफ CuI is 10 to the power minus 12 molar square. Determine EMF of the cell represented as Cu slash CuI स्लैश I माइनस. I माइनस का कंसंट्रेशन दिया है 1 मोलर. फिर बीच में सॉल्ट ब्रिज Cu प्लस 1 मोलर स्लैश Cu. तो एक बार इस क्वेश्चन को अब आप खुद से अटेम्प्ट करिए, वीडियो को यहां पर पॉज कीजिए और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए. पहले तो इस रिप्रेजेंटेशन को एनालाइज करिए. द एनोड ऑफ द गिवन सेल is of metal dash insoluble metal salt dash anion type. ये एनोड होता है, यहां कैथोड होता है, तो एनोड तो इस टाइप का है, while cathode is of the type metal dash metal ion. So anode is of a different type and cathode is of a different type. तो आइए देखते हैं अब इसको किस तरह से हमें सॉल्व करना है. क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहला काम होगा रिएक्शंस को लिखना. सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द हाफ रिएक्शन एट एनोड. एनोड पर देखिए, अभी तक जितने मैंने एग्जांपल्स दिए थे आपको इस टाइप के हाफ सेल के लिए, वो सब कैथोड पे दिए थे. पर यहां पर ये वाला जो हाफ सेल है मेटल इनसोल्यूबल मेटल सॉल्ट अनायन वाला, वो एनोड पर है. तो अगर ये एनोड पे होगा तो इसका रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले हम बोलेंगे ये जो Cu सॉलिड है वो ऑक्सीडाइज होकर देगा Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन. उसके बाद जो Cu प्लस बन गया वो I माइनस के साथ कंबाइन होकर CuI दे देगा. और नेट रिएक्शन की बात करें, नेट एनोड रिएक्शन की बात करें, तो इन दोनों को ऐड करके मिलेगी जो, और वो क्या होगी? Cu सॉलिड प्लस I माइनस गिव्स CuI सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज द नेट एनोड रिएक्शन. डेल्टा G की बात करते हैं, हम डेल्टा G के मेथड से करेंगे. डेल्टा G0 वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, डेल्टा G वाला ज्यादा इजियर मेथड रहता है. तो सबके डेल्टा G लिखते हैं. जो पहला रिएक्शन है उसका डेल्टा G कितना होगा? माइनस NFE के बराबर. और यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब N is 1. तो डेल्टा G1 इज इक्वल टू माइनस FE Cu स्लैश Cu प्लस. ये हो गया डेल्टा G1 फर्स्ट रिएक्शन का. सेकेंड रिएक्शन की बात की जाए
तो ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, और इक्विलिब्रियम रिएक्शन है इसलिए इसका डेल्टा जी कितना होगा, 0। सो डेल्टा G2 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल रिएक्शन की बात करी जाए तो डेल्टा G3, यहां पर भी आप देख सकते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यानी N1 है, तो डेल्टा G3 क्या हो जाएगा, -NFE। और इसके E को हम किस तरह से लिखेंगे, -FeCu/Cui/I-। इसका E इसी तरह से लिखा जाता है ना, सो दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट। अब इसके आगे हेस लॉ का यूज करेंगे। हेस लॉ से हम कह सकते हैं डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 इज इक्वल टू डेल्टा G3। तो आइए अब वो करते हैं। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ वी नो डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 इज इक्वल टू डेल्टा G3, और डेल्टा G2 तो 0 है, इसका मतलब डेल्टा G1 इज इक्वल टू डेल्टा G3। डेल्टा G1 को कैसे लिखा था, -FeCu/Cu प्लस, और डेल्टा G3 यानी जो नेट रिएक्शन था उसका डेल्टा G3 हमने कैसे लिखा था, -FeCu/Cui/I-। अब ये दोनों इक्वल है, -F से काट देंगे दोनों को, तो हमें क्या मिल जाएगा, E ऑफ Cu/Cu प्लस इज इक्वल टू E ऑफ Cu/Cui/I-। इसका मतलब इन दोनों रिएक्शंस का, इन दोनों रिप्रेजेंटेशंस का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो, सिंस द E वैल्यू ऑफ Cu goes to Cu plus electron and E value of Cu plus I minus goes to Cui plus electron are same। दोनों रिएक्शंस की E वैल्यू सेम है, therefore the representation of anode can be changed from metal dash insoluble metal salt dash anion half cell to metal dash metal ion half cell। तो ये जो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला हाफ सेल होता है, मेटल डैश इनसोल्यूबल मेटल सॉल्ट डैश अनायन, इसको हम एक सिंपल वाले हाफ सेल से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी मेटल डैश मेटल आयन हाफ सेल से रिप्लेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस इन बोथ द हाफ सेल्स इज सेम। मतलब मेटल डैश इनसोल्यूबल मेटल सॉल्ट डैश अनायन हाफ सेल में जो Cu प्लस का कंसंट्रेशन होगा वही कंसंट्रेशन रखते हुए हम मेटल डैश मेटल आयन हाफ सेल बना सकते हैं। तो ये एक तरह की ट्रिक है जो एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन करने में, इस तरह के क्वेश्चन करने में मदद देगी। मेटल डैश इनसोल्यूबल मेटल सॉल्ट डैश अनायन हाफ सेल को आप रिप्लेस कर सकते हो विथ मेटल डैश मेटल आयन हाफ सेल, provided the concentration of Cu plus in both the half cells is same। both the half cells का मतलब ये नहीं है इन दोनों हाफ सेल्स का, इस हाफ सेल का और जो जिसको आप रिप्लेस करोगे मेटल डैश मेटल आयन हाफ सेल से, उन दोनों हाफ सेल्स में Cu प्लस का कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, तभी आप रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए अगर हम इतने पार्ट को समझ जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस हम इजीली कर पाएंगे। हमने क्या किया है, हमें ये ओवरऑल सेल दिया हुआ था, इस ओवरऑल सेल में कैथोड तो सिंपल वाला था, मेटल डैश मेटल आयन टाइप का, तो कैथोड से हमने कोई छेड़खानी नहीं करी, उसको तो वैसे का वैसा लिख दिया। प्रॉब्लम होती है एनोड में, क्योंकि ये एनोड किस टाइप का है, मेटल डैश इनसोल्यूबल मेटल सॉल्ट डैश अनायन टाइप का। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे अगर क्वेश्चंस आए तो इस मुश्किल वाले हाफ सेल को आप एक सिंपल वाले हाफ सेल से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी
मेटल डैश मेटल आयन वाले से रिप्लेस कर सकते हैं। बस इसमें इतना सा ख्याल रखना है हमें कि यहां पर जो Cu प्लस का कंसंट्रेशन होगा, मेटल डैश मेटल आयन में भी Cu प्लस का वही कंसंट्रेशन होना चाहिए। और मैंने कैसे बोला कि Cu प्लस का कंसंट्रेशन इतना होगा? हम जानते हैं KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस, यानी कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस कितना हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस हो गया KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस। तो बस और कुछ नहीं करना है, इस डिफिकल्ट हाफ सेल को एक सिंपल वाले हाफ सेल से, यानी मेटल डैश मेटल आयन वाले हाफ सेल से रिप्लेस कर देना है। ख्याल बस इस बात का रखना है कि जो कंसंट्रेशन Cu प्लस का यहां है, वही कंसंट्रेशन Cu प्लस का यहां पर भी होना चाहिए। तो Cu प्लस का कंसंट्रेशन हम कितना लिखेंगे? KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस। और इन दोनों सेल्स का जो भी E आएगा वो तो सेम ही आएगा, जैसा हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। तो चाहे इसका निकालें, इसका निकालना ज्यादा मुश्किल है, इसका निकालना ज्यादा आसान है, तो इसलिए हम इसी का ई सेल निकालेंगे। इज इट क्लियर? आइए अब इसका ई सेल निकालते हैं। तो हमें अब इस सेल के लिए ई सेल की वैल्यू निकालनी है। रिएक्शंस की बात करी जाए, रिएक्शंस अकरिंग एट द टू इलेक्ट्रोड्स आर एट एनोड Cu is going to Cu प्लस। एनोड पे Cu प्लस का जो कंसंट्रेशन है उसको हम Cu से इंडिकेट कर देते हैं। एट कैथोड Cu प्लस इज टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड गिविंग अस Cu। कैथोड पे जो Cu प्लस का कंसंट्रेशन है उसको हम C से इंडिकेट कर देते हैं। एनोड पे Cu प्लस का कंसंट्रेशन ये है KSP अपॉन I माइनस, जबकि कैथोड पे Cu प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोलर। अभी के लिए हम उसको A और C से इंडिकेट कर देते हैं। नेट सेल रिएक्शन की बात करी जाए तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो रहा है? Cu प्लस एट कैथोड इज गोइंग टू Cu प्लस एट एनोड। ये है ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन पर हम नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें तो हम क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल क्या होगा? वो होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ई नॉट सेल की जगह मैं लिखूंगा ई नॉट कैथोड। कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है? Cu प्लस कैथोड goes to Cu माइनस ई नॉट एनोड, और एनोड पे Cu प्लस एनोड goes to Cu। तो दोनों जगह सेम ही रिएक्शन हो रहा है। एक जगह Cu प्लस में जा रहा है, दूसरी जगह Cu प्लस Cu में जा रहा है। तो ये दोनों ई नॉट वैल्यूज क्या होंगी? सेम ही होंगी। सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस आर टी बाय एन एफ, और यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन था तो N1 हो जाएगा, माइनस आर टी बाय एफ एल एन। कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस एट एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस एट कैथोड। concentration of Cu plus at anode upon concentration of Cu plus at cathode। तो ये ओवरऑल सेल के लिए नर्न्स्ट इक्वेशन हो गई। अब ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इसको हम ई नॉट सेल भी लिख सकते हैं, पर यहां पर जो ई नॉट सेल है वो तो जीरो ही है। क्या ये बात क्लियर है कि ई नॉट सेल इस केस में जीरो है, क्योंकि दोनों जगह सेम ही रिएक्शन हो रहा है, मतलब दोनों का ई नॉट वैल्यू सेम होगा। ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं ना, तो दोनों का ई नॉट वैल्यू तो सेम ही होगा, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल सेम ही है, यानी ई नॉट सेल इज बेसिकली जीरो। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल
माइनस आर टी बाय एफ है तो उसको हम कर देते हैं प्लस आर टी बाय एफ ln concentration of Cu plus at cathode upon concentration of Cu plus at anode। तो ये हो गया ई सेल का एक्सप्रेशन। अब ई नॉट सेल तो जीरो है, यानी ई सेल कितना हो गया, ई सेल इज इक्वल टू आर टी बाय एफ ln concentration of Cu plus at cathode upon Cu plus at एनोड। तो ये आ गया हमारा ई सेल। अब कैथोड पे Cu प्लस का कंसंट्रेशन हमें पता है, एनोड पे Cu प्लस का कंसंट्रेशन हमें पता है, और आर टी बाय एफ इंटू एल, इसको मैं लिख सकता हूं 0.059 लॉग। तो ये हो जाएगा 0.059 log concentration of Cu plus at cathode upon concentration of Cu plus at anode। यहां पर ये डाउट नहीं होनी चाहिए कि ln को log में कर रहे हैं तो 2.303 आना चाहिए। वो 2.303 तो पहले से ही इसमें शामिल ही होता है, ln को हम सीधे log के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारा ई सेल का एक्सप्रेशन। अब जो भी वैल्यूज दी हुई है उसको इधर इंसर्ट करते हैं और ई सेल की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए देखने में लेंदी है पूरा प्रोसेस, बट अगर आप एक दो बार भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत इजी लगने लग जाएगा। यहां पर ई सेल कितना आ गया फाइनली, ई सेल इज इक्वल टू 0.059 log of concentration of Cu plus at cathode। कैथोड पे Cu plus कितना था 1 मोलर, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu plus at एनोड, एनोड पर कंसंट्रेशन ऑफ Cu plus कितना था Ksp अपॉन I माइनस, और Ksp कितना था 10 की पावर -12 और I माइनस कितना था 1 ही था, तो ये सिंपली Ksp के बराबर हो गया। 10 की पावर -12 यहां है तो ऊपर जाके 10 की पावर +12 हो जाएगा, और 0.059 इंटू लॉग ऑफ 10 की पावर 12 यानी ये हो गया इंटू 12 वोल्ट। इसको अप्रोक्सीमेटली हम 0.06 भी ले सकते हैं। तो अगर इसको 0.06 मान लें अप्रोक्सीमेटली तो ई सेल कितना आ जाएगा 0.72 वोल्ट। सही है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.059 इंटू 12, एग्जैक्ट वैल्यू अगर लिखें तो कितनी हो जाएगी 0.708 वोल्ट। So this would be the exact value। तो इस तरह से हमें ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप सिर्फ ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम को अच्छे से समझ जाएं तो जितने क्वेश्चन इस टाइप के आपको मिलेंगे वो सारे क्वेश्चंस आप कर सकेंगे। तो एक या दो बार इस एग्जाम्पल प्रॉब्लम को अच्छे से खुद से कर लीजिए, एंड बी रेस्ट एश्योर्ड कि all of this type of questions you will be able to attempt। So that's it for this lecture। In the next lecture we will cover the topic of concentration cells। Thank you।